वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है आए हुए हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर उन्हें अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है, लाइक एज मटेरियल का सिलेक्शन कहाँ से करें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम पढ़ाई करें, कहाँ से पेपर को सॉल्व करें, कहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लेकर के प्रैक्टिस करें, अगर ऐसे सारे जो आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके पास हैं तो आप उन प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके रिगार्डिंग में हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वन थिंग मोर, केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑनलाइन क्लासेस रनिंग हैं, गोइंग ऑन चल रही हैं। और अगर आप भी इस ऑनलाइन क्लास के पार्ट बनना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है 8318917792। आप जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो आपको जो भी क्वेरीज होगी वो क्वेरी आपकी सॉल्व की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है और किस हिसाब से आपको आपके प्रिपरेशन में क्या करेगा, इंप्रूवमेंट लाएगा। सो नंबर पहला जो सवाल है आपसे यहाँ से, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज अ पॉलीमर दैट इज 11 मोनोमर लॉन्ग। तो आपसे यहाँ पे सवाल दिया गया है कि अगर आपका कोई एक पॉलीमर है जहाँ पे मोनोमर की संख्या कितनी है, 11 है, तो उस 11 मोनोमर मॉलिक्यूल से बनने वाले पॉलीमर को बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होगा, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली आपका अगर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उससे एक लेस क्या होता है, बॉन्ड बनता है। प्रीवियस वीडियो में आपको जस्ट बताया था। जैसे अगर यहाँ पे आपको सपोज चाहे वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो जाए, चाहे वो आपका अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल हो जाए, अगर वो 11 संख्या दे रखा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, दैट इज द 10 होगा। आपको कल भी ये बताया था कि जो बॉन्ड्स के नंबर होते हैं वो हमेशा मोनोमर यूनिट से एक क्या होता है, लेस होता है लीनियर चेन में। और अगर सर्कुलर की बात होगा तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि आपको सिंपल दे रखा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज पॉलीमर दैट इज 11 मोनोमर लॉन्ग। तो आपका ये 11 मोनोमर लॉन्ग से एक पॉलीमर बना हुआ है। अगर आपको इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी, जरूरत होगी। तो डेफिनेटली उतने मॉलिक्यूल की जरूरत होगी जितना वहां पे क्या होगा, बॉन्ड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 मोनोमर का ये आपका पेप्टाइड है। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं। बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 और 10। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक H2O मॉलिक्यूल की क्या होती है, जरूरत होती है। जब बॉन्ड बनता है तो वहां पे H2O मॉलिक्यूल निकलता है और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो H2O मॉलिक्यूल वहां पे लगता है। तो इस तरीके से ये 11 मॉलिक्यूल से बने हुए पेप्टाइड को या पॉलीमर को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे 10 बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे आपके, 10। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द सी। तो इस हिसाब से आप इस तरीके के जब भी सवाल आपका आएगा तो आपको यही लगाना रहेगा। सपोज अगर यहीं पे बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकआउट के बजाय अगर आपको बनाने की बोल देता कि हाँ अगर आपको कोई एक पॉलीमर बनाना है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 11 होंगे मोनोमर के, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे मतलब रिलीज होंगे, तो भी आपका आंसर क्या हो जाता, 10 हो जाता। तो जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दे तो जितने भी मोनोमर की यूनिट होंगे उससे एक नंबर आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, किसका, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल का। मतलब सिंपल जो आपका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, n-1, जहाँ पे n क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट होंगे मोनोमर के, और उसको माइनस कर देंगे तो आपको ये क्या निकल जाएगा, दैट इज बॉन्ड की संख्या या वाटर मॉलिक्यूल की संख्या निकल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो होपफुली कि आपको इस सवाल में जो लॉजिक था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। ओके, और नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल मैकेनिज्म बाय विच सेल मेक अ पॉलीमर फ्रॉम अ मोनोमर। वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू ढेर सारे मोनोमर मॉलिक्यूल्स मिल करके आपका क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जिसको आप पॉलीमराइजेशन के नाम से भी बोलते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब कोई भी मोनोमर यूनिट आपस में अगर कंडेंस होते हैं तो वहां पे एक कंडेंसेशन काइंड का रिएक्शंस होता है और उस कंडेंसेशन के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन। सो दो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला कि जो आपका अगर नेचर कंडेंसेशन डी इस तरीके से पूछेगा तो वहां पे आप रिएक्शन का नेचर कैसा बताएंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कई टाइप्स का हो सकता है। वाटर मॉलिक्यूल अगर निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। जब बॉन्ड बनेगा तो वहां पे डिहाइड्रेशन होगा, बॉन्ड जब ब्रेक आउट होगा तो वहां पे हाइड्रोलिसिस होगी।
सो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द सी। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो ये आपने देख लिया कि मान लीजिए आपका एक मोनोमर ये है, दूसरा मोनोमर आपका बी है, तीसरा मोनोमर आपका सी है, तीनों अगर आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द पॉलीमर। और इस पॉलीमर को बनाने के लिए जो रिएक्शन का टाइप है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, दैट इज द डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन। सो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन इज इनकरेक्ट। जीन के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इस सवाल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपने जो आंसर आपको जो लगता है कि सही है। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर एग्जाम्स में देते हैं तो आपको हमेशा इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना होता है कि स्टेटमेंट में कभी कभी नॉट ट्रू या इनकरेक्ट या करेक्ट का ऑप्शन दिया रहता है और आप जल्दी से पढ़ करके उसे जो स्टेटमेंट सही होता है वही लगा करके चले जाते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करें एग्जाम्स में, क्योंकि ये आपको हमेशा नेगेटिव मार्क की तरफ क्या करता है, ले जाता है। तो आप पेपर में जब भी क्वेश्चंस को अगर देखें तो पहले बहुत केयरफुली और काम डाउन माइंड से क्या करें, उसको आप सॉल्व करें। आपका एग्जाम के टाइम पे माइंड का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आपको आते हुए सवाल भी आपसे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि जीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो देखिए, जीन्स करस्पॉन्ड टू अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, आपसे गलत पूछ रहा है। मेनी जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर अ सेल्स टू सिंथेसाइज एंजाइम्स एंड अदर फॉर द प्रोटीन्स, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। जो जीन्स होता है वो क्या बनाएगा, या तो प्रोटीन्स बनाता है या तो क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बोथ स्पर्म एंड द ओवम कंट्रीब्यूट जीन टू द रिजल्टिंग फर्टिलाइज्ड एग, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहां से आता है, मदर से, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहां से आता है, फादर से, और दोनों को कंबाइंड होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दोनों में जीन का कंट्रीब्यूशन होता है। वन जीन ओनली इज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक सेल टाइप, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्पेसिफिक सेल्स से मतलब ये है, जैसे सपोज करो कोई बोन्स का सेल्स है, कोई आपका हेयर का सेल्स है, कोई आपका ब्लड का सेल्स है, तो वहां पे सिर्फ एक जीन नहीं होते, वहां पे कई सारे जीन होते हैं जो कि उसके फंक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत होगा। मींस ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो डी वाले। ये बाकी जो तीन स्टेटमेंट है वो क्या है, जीन के बारे में सही स्टेटमेंट है, और आपसे सवाल में पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रू ऑफ ए स्पीसीज दैट हैज अ क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 16। तो अगर 2n का नंबर आपको 16 दे रखा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 8। पहले तो आप यहीं पे इसको निकाल लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। द स्पीसीज इज डिप्लॉयड विद 32 क्रोमोसोम्स, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड का ही स्टेटस आपको यहाँ पे दे रखा है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, n का मतलब होता है हैप्लॉयड, 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉयड। The species has 16 सेट ऑफ क्रोमोसोम पर सेल्स। तो आपको यहाँ पे दे रखा कि क्या सारे सेल्स में 16 सेट होगा, तो 16 सेट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ही 16 है। सेट का मतलब होता है पेयर के फॉर्म में, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ईच सेल्स हैज 8 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर, एग्जैक्टली। यहाँ पे 2n का नंबर आपको 7 दे रखा था, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो जब n का वैल्यू अगर 8 होगा तो होमोलॉगस पेयर की बात किया तो मतलब 8 और हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना मिला के हो जाएगा, दैट इज द 60। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है आपके, गलत हैं। ओके। तो आपको इस टाइप के सवाल जब भी आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके सॉल्व करना होता है कि कैसे कौन सा स्टेटमेंट के आपका बोल रहा है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, क्या कह रहा है कि ये सारे जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट। तो देखिए, इन ह्यूमन ईच ऑफ द 20 मैटरनल ऑटोसोम्स हैज अ होमोलॉगस पैटर्नल क्रोमोसोम्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो 22 मैटरनल ऑटोसोम्स जो होते हैं वो होमोलॉगस होते हैं पैटर्नल ऑटोसोम्स के। सो इन ह्यूमन द 23rd पेयर द 6 क्रोमोसोम्स डिटरमाइन वेदर द पेरेंटल इज पर्सन ऑफ फीमेल और नॉट, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत नहीं है, गलत है। सो सिंगल हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ओवम एंड स्पर्म यूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड forming a diploid single cell zygote, and at sexual maturity ovaries and testes produces diploid gamete by the meiosis। so यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, at sexual maturity ओवरीज एंड टेस्टिस प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड गैमेट बाय मियोसिस। तो आप जानते हैं कि मियोसिस के थ्रू हमेशा अगर कोई भी नंबर आपका 2n है तो वहां पे जब अगर मियोसिस आपका होता है तो नंबर ऑफ सेल्स क्या बनते हैं, n बन जाते हैं पहला वाला में।
मियोसिस फर्स्ट में, जिसको आप बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। फिर से इनका जब डिवीजन होता है तो क्या बनता है आपका, एन बनता है। तो कभी भी जब भी मियोसिस होगा तो वहां पे जितना भी आपका उनके प्रोजेनी बनेंगे, मीन्स उनके जो नेक्स्ट जनरेशन के सेल्स बनती हैं, उस जनरेशन में पेरेंटल वाले से हमेशा क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रखा है डिप्लॉयड, तो मियोसिस के लिए डिप्लॉयड का स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता है, राइट। तो यही स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या है, गलत है। यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। बाकी जितने भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए वो नेचुरली क्या होते हैं, करेक्ट है, मतलब ये पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो मियोसिस के थ्रू हमेशा जब भी गैमेट बनेगा तो हैप्लॉयड बनेगा, न कि आपका डिप्लॉयड बनेगा। दैट इज वाई ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। और गलत ही आपसे पूछा था, इसलिए वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आपसे सवाल क्या कह रहा है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अ ट्रिप्लॉयड सेल्स कंटेन the three sets of a chromosomes. Triploid का मतलब हो गया that is the 3n, three sets of a chromosome. If a cell of a usually diploid species with 42 chromosomes per cells, मतलब आपको यहाँ पे 2n का नंबर दे रखा है, आपको जानने के लिए 42 दे रखा है। तो n का नंबर कितना हो जाएगा, पहले आप यहीं से निकाल लीजिए। n का नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 21। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा। सेल्स chromosome cells is triploid. The cells would be expected to have which of the following, right? तो आपको ट्रिप्लॉयड का भी नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ नंबर किसका दिया हुआ है, डिप्लॉयड का दिया हुआ है। डिप्लॉयड का नंबर कितना है आपका यहाँ पे, दैट इज द 42। तो जब n का नंबर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21। तो अगर आप इसको 3n के मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 3n की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द 6 हो जाएगा, राइट। तो 63 क्रोमोसोम्स होंगे जो उसके ट्रिप्लॉयड के स्टेटमेंट में आएंगे। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा चीज होना चाहिए। तो 63 क्रोमोसोम्स इन 31 एंड 1.5 पेयर्स, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 63 क्रोमोसोम्स इन 21 सेट ऑफ 3, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 63 क्रोमोसोम्स ईच विद 3 क्रोमेटिड्स एंड 21 क्रोमोसोम्स पेयर एंड 21 यूनिक क्रोमोसोम्स। 21 पेयर का मतलब हो गया यहाँ पे कि बेसिकली आपका ये जो होगा 21 आपका ये होगा n का नंबर, और इसका पेयर जो बनाएगा क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड। और इसके बाद जो 21 होंगे वो क्या होंगे, यूनिक क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि इसको ट्रिप्लॉयड बनाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा दैट इज द डी वाला। बाकी ये स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, गलत होंगे। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, अ जीन्स लोकेशन अलोंग अ क्रोमोसोम्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी क्रोमोसोम पे, सपोज कीजिए अगर आपका ये क्रोमोसोम्स है, तो इस क्रोमोसोम्स पे जो जीन का पोजीशन होता है उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज द लोकाई, और लोकस, लोकस के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है। तो यहाँ पे एलिस जो कि अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन्स का, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीक्वेंस जो कि उसके करेक्ट ऑर्डर होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वेरिएंट ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द सी, मींस लोकस। At which stage of mitosis are chromosomes usually photographed in the preparation of a karyotype? Karyotype का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सारे क्रोमोसोम्स का क्या करना, एक शीट पे ऐसे अरेंज फॉर्म में क्या किया जाए, पिक्चर दिखाया जाए क्रोमोसोम्स का, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप बनाने के लिए आपसे पूछ रहा है कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो सेल डिवीजन के कौन सा स्टेज पे लिया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूरा जो क्रोमोसोम्स होता है, सबसे ज्यादा जो कंडेंस फॉर्म दिखाई देता है वो कहाँ पे दिखाई देता है, मेटाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। सो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द मेटाफेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाफेज पे सेल्स में क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होते हैं, आकर के ऐसे अलाइंड हो जाते हैं, राइट। और इसी फेज के साइकिल को, मींस स्ट्रक्चर्स को क्या किया जाता है, लिया जाता है कैरियोटाइपिंग के लिए। तो कैरियोटाइपिंग क्या है और किस स्टेज पे लिया जाएगा, दैट इज द मेटाफेज स्टेज पे। तो ये आपका आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। द ह्यूमन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनके वाई क्रोमोसोम्स के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। और आर बोथ प्रेजेंट इन एवरी सोमेटिक सेल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ऐसा होता है नहीं, सारे सेल्स में नहीं होते। पूछ रहा है कि, और आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज एंड नंबर ऑफ जीन्स, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर ऑलमोस्ट इंटायरली होमोलॉगस डिस्पाइट देयर डिफरेंट नेम्स, नहीं,
include genes that determine the individual sexes. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम का जो मेजर रोल होता है वो क्या होता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में। दैट मीन्स जो चाइल्ड होगा वो दैट इज ए गर्ल चाइल्ड होगा या बॉयज होगा, ये यही डिसाइड करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक होता है। आपको डायरेक्टली ऐसे सवाल देख करके आंसर नहीं करना है, उसके पीछे आप थोड़ा सा उसको अच्छे से समझिए। और जो ऑप्शन आप सही लगा रहे हैं उसके साथ साथ में जो गलत कर रहे हैं उसको गलत करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ ये इस वजह से ये गलत है। सो आज के लिए इतना ही, और आप बाकी कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखिए। बाकी हम आपको वीडियो के माध्यम से ऐसे ही डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे गए जो सवाल है KVS PGT बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो आपको हम ऐसे पहुंचाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव होती रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको इससे फायदा होता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। और आपकी कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है आपके स्टडी को लेकर के, तो जरूर डेफिनेटली आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम कोशिश करेंगे आपके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।